हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है साइंस ट्रेन पे। और आज जिस सफ़र पे हम लोग चलने वाले हैं उसका नाम है टेस्ट सीरीज डिस्कशन। दो पार्ट में लेंगे। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 ले रहे हैं हम लोग, 1 to 25 ले रहे हैं। चलिए, जो कंडक्ट किया गया था 28 अक्टूबर 2024 को। मेरे हाथ में भी क्वेश्चन पेपर है। आप जहाँ जहाँ लगे क्वेश्चन आपका देखा हुआ नहीं हो तो पॉज करके पहले क्वेश्चन देखिए, फिर सॉल्यूशन से आते हैं हम लोग, फिर बातें सुनिए। ओके, लेते हैं पहला क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास दिया हुआ है पॉइंट O एट द इंस्टेंट एज शोन इन द फिगर। देखिए, एंगुलर मोमेंटम, तुरंत आप जाएंगे तो आप सीधे कहेंगे कि L जो होता है वो लीनियर मोमेंटम से R क्रॉस P। ठीक, R क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, कहां से? ओरिजिन से। ये ओरिजिन कहां होना चाहिए? तो ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ये सब जो वेक्टर्स हैं, जो एक्सियल वेक्टर्स, थीटा, ओमेगा, अल्फा, ये सब जो चीजें हैं, ये एक्सिस अगर आप चेंज कर देते हैं तो ये सब चेंज हो जाता है। एनीवेज, इसको सिंपल रखते हैं आरपी। तो आप कहेंगे आरपी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू दे रहा है, आर हो गया 2, पी है, पी कितना हो जाएगा? एम भी, एम 0.5, वी है 6√3, साइन 60√3/2। 2 से 2 काटिए, उसके बाद ये 3 × 3 बच जाएगा उधर, तो 9 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, अगर इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट ले लेते तो सीधे यही हो जाता आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेसिकली ऐसी चीजों में आप कहते हैं आर साइन थीटा को एक साथ ले लीजिए, पी को यहां ले लीजिए। तो आर साइन थीटा क्या है? तो आर साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसको पीछे बढ़ाते तो ये आर साइन थीटा आ जाता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एम भी को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट अबाउट विच मोमेंट इज टेकन। देखिए, कपल की बात आती है अगर, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस क्या फॉर्म करता है? कपल फॉर्म करता है। और ये बचपन से आप लोग करते रहते हैं। ढक्कन को बंद किए तो एक उंगली फोर्स आगे तो दूसरा पीछे, ढक्कन के एक साइड दूसरे, ये कपल है। तो आप कहेंगे सर टॉर्क और कपल में क्या डिफरेंस हुआ? तो टॉर्क जहां पे भी फोर्स एक्सिस से कुछ दूरी पे लग रहा होगा वो टॉर्क देगा। उसी में दो फोर्स का कॉम्बिनेशन जो दोनों को एक दूसरे को मदद कर रहा होगा, चाहे आप ढक्कन बंद कर रहे हो तब या खोल रहे हो तब, इस कॉम्बिनेशन को है ये भी टॉर्क, ये भी टॉर्क। लेकिन इसको कपल अलग से नाम दे देते हैं। ठीक, तो सीधे कपल बोलेगा तो आप टॉर्क ही समझिएगा। यहां मोमेंट ऑफ कपल बोल रहा है तो दोनों फोर्स को कपल नाम दे रहा है, और मोमेंट कह रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। आप उतना ना सोचे, बस ये ध्यान दीजिए कि अगर इनके बीच की दूरी r है मान लीजिए, तो कभी आप यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दीजिए, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन कर दीजिए, कभी बीच से कर दीजिए, कभी कहीं से कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि क्या जो मोमेंट ऑफ कपल है उसका वैल्यू सब में सेम आएगा? तो देख लीजिए, कहीं पर भी लेंगे तो अगर यहां से यहां तक अगर x लेते हैं तो r माइनस एक्स हो जाएगा। r क्या है? दोनों के बीच की दूरी। तो देखिए, टॉर्क लिखे दोनों के लिए, तो आप कहेंगे टॉर्क टोटल जो होगा वो τ1 प्लस τ2, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, सेम सेंस में है तो, और एक हो जाएगा x इंटू एफ प्लस दूसरा हो जाएगा r माइनस एक्स इंटू एफ कॉमन बाहर ले लीजिए, अंदर में x प्लस r माइनस एक्स कट गया, x से x बच गया r f। तो जो टॉर्क है वो टॉर्क
है, जो मोमेंट ऑफ कपल आया वो आर आ गया, एक्स कट गया, मतलब कहां से आप लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोमेंट ऑफ कपल में उसका वैल्यू सेम रहेगा। ठीक, इट इज इंडिपेंडेंट। तो पहला वाला बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट था और ये ट्रू स्टेटमेंट है। इस पे फर्दर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अ बॉडी वेक्टर सम ऑफ ए बॉडी, अच्छा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑल द फोर्सेस ऑन इट मस्ट बी जीरो। डिफिनेशन है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेना है तो एफ एक्सटर्नल जीरो करना होगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम लेना है तो टॉर्क एक्सटर्नल को जीरो करना होगा। तो सही स्टेटमेंट है, दूसरा सही है। अ बॉडी मे बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बट मे नॉट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। हाँ, दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। हो सकता है कोई बॉडी रोटेट कर रहा हो और इसमें अल्फा हो, इसके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब अल्फा है तो ओमेगा बदल रहा है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी नहीं हुआ, लेकिन जहां था वहीं है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही। उल्टा हो सकता है बॉडी कांस्टेंट ओमेगा से कर रहा हो लेकिन आगे एक्सेलरेट कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ओरिजिन अबाउट विच टॉर्क्स आर टेकन। हाँ, अभी तो उसी की बात हो रही थी, कहां से बात कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। इसमें 10 केजी का सीढ़ी है, वॉल जो है वो फ्रिक्शनलेस है, यहाँ 1.5 दूरी है। रिएक्शन ऑफ द वॉल पूछ रहा है, अच्छा मतलब ये वाला पूछ रहा है। अगर इसको हम N1 बोल दे तो यहाँ पे N2 है, ठीक है। अब देखिए ये रेस्ट में है तो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो देखा जाए रिएक्शन पूछ रहा है, N1 पूछ रहा है बेसिकली, तो इस डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में बस जो है एक ही फोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। N1 जो है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, तो म्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू N2 इज इक्वल टू, ठीक। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे mg है इस लैडर पे और ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है N2, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इसलिए म्यू mg बराबर N1। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहता तो यहीं से आंसर निकल जाता, ठीक है। ये जो N1 है उसका वैल्यू यहीं से निकल जाता, लेकिन वो दे नहीं रहा है। तो इस जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपने फोर्स को बैलेंस किया, तो अब क्या करेंगे, इतना से बात नहीं फरियाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाला भी इक्वेशन लिख देंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा सेंटर ऑफ मास, नीचे लग रहा है 10g फोर्स नीचे लग रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, दूरी हो गया 0.75 उसका आधा, और ये जो N1 है ये इसको उसके उल्टा रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसको बैलेंस कर दीजिए। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे आप ले रहे हैं, वहां से वो कह रहा है चलो काउंटर क्लॉकवाइज और ये कह रहा है क्लॉकवाइज, तो उसको बैलेंस कर दीजिए। तो N1 इंटू ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये देखिए तो क्या क्या दे रहा है, अच्छा ये 3 और 5 है cos 60 1/2, तो ये तो 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, उसी से काम निकल जाएगा। एनीवेज ये वाला जो है x मुझे वो चाहिए और वो हो जाएगा x बराबर L sin 60। L क्या है, सीढ़ी का लेंथ जो कि 3 मीटर दिया हुआ है, sin 60, ठीक है, इनटू x। अब निकल गया
अब लिखिए N1 बराबर 10G इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा L साइन 60 डिग्री। ठीक है, चलिए 10 है, G का वैल्यू 10 ले लीजिए, 0.75 डिवाइडेड बाई 3 साइन 60 √3 बाई 2 ये तो सीधे 75 हो जाएगा, 0.75 है तो 75 को 3 से कर दीजिए तो 25 2 हो जाएगा तो 50 बाई √3 न्यूटन। देख लीजिए √3 नीचे अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर कर देंगे तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दे रखा है ऑलरेडी, जो आया वही। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिपेंड करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट, बिल्कुल मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कैसे फैला हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। आर स्क्वायर लेते हैं और सबको आप जोड़ते हैं तब वो मामला आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, एक्सिस कहाँ से ले रहे हैं, एक्सिस से ही तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की तरह कांस्टेंट होगा किसी दिए हुए रिजिड बॉडी के लिए, तो गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्टेटमेंट भी देख ही लीजिए। फ्लाई व्हील रेसिस्ट सडन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ स्पीड। जैसे गाड़ी चलना चाहता है तो फ्लाई व्हील पहले से अगर रेस्ट में है तो वो अपोज करेगा मोशन को, इनर्शिया ब्रेक हो रहा है, और अगर पहले से चल रहा है तो रुकने को भी अपोज करेगा, तो चक्का उल्टा काम करेगा। हाँ ठीक है, तो गाड़ी भी तो उल्टा काम करता है, आप ब्रेक लगा रहा है रोकने के लिए, लेकिन वो पहले की इनर्शिया से कुछ दूर तक चला जाएगा, स्किड कर जाएगा। नेक्स्ट, रिंग has mass 6 kg and radius 2 meter. What is moment of inertia of this ring about a tangent to the circle of ring in its plane? देखिए, रिंग का तो आप लोग जम के याद रखते हैं कि अगर इसके सेंटर एक्सिस से ले रहे हैं और परपेंडिकुलर टू प्लेन ले रहे हैं तो वो mr² होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रिंग को रख दीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में और एक एक्सिस लीजिए जो रिंग के ही प्लेन में है। ठीक, तो आप पहले यहां से यहां तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के पहुंच जाएंगे। ठीक है, या पहले कीजिए क्या कि यहीं से पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए, तो नीचे वाला दोनों आ जाएगा, और तब पैरेलल लगाइए, तब सीधा निकलेगा। तो देखिए, पहले इनको यहां से निकाल दीजिए परपेंडिकुलर लगा के, और तब किनारे वाला लगाइए, तो यहां करते ही वो आधा हो जाएगा mr²/2, और तब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा तो प्लस md² कीजिएगा। यहाँ d जो है वो r के बराबर ही है, तो इसलिए mr² हो जाएगा 3/2 mr², आंसर। ठीक है, वैल्यू सब दे रहा है, डाल दीजिए। m दे रहा है 6, 3/2 6, रेडियस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 12 12 36। चार बॉडी है, एक रिंग है, सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। सेम मास आर अलाउड टू रोल डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम द सेम लेवल। ठीक है, यहां से सबको रोल करते हुए छोड़ दिए कि नीचे लुढ़कते हुए आओ, स्लिप बिना किए, मतलब फ्रिक्शन इतना है कि स्लिप नहीं होने दिया। तो जब ये यहां पहुंचा तो किसके पास रोटेशनल एनर्जी ज्यादा होगा, ये पूछ रहा है। आप जानते हैं दोनों तरह की एनर्जी होगा, क्योंकि ये लुढ़कता हुआ नीचे भी जा रहा होगा, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी ½ mv² भी होगा और ½ I ω² भी होगा रोटेट होने की वजह से। तो किसके पास क्या ज्यादा होगा, जब भी ये रेशियो देखना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ध्यान रखिए कि k² के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, रिप्रेजेंट्स रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी, ई रोटेशनल, और आर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जब भी किसी का रेशियो पूछे तो ये फटफट इसका यूज किया कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको पूछे रोटेशनल का ट्रांसलेशनल से बताओ तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एनर्जी का। अगर बोलेगा रोटेशनल का टोटल से बताओ तो के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एकदम सिंपल मेथड है जो बहुत काम आएगा आपको। तो आपको खाली देखना है कि किस पूछ रहा है किसके पास ग्रेटेस्ट रोटेशनल होगा, तो जिसका के ज्यादा होगा, इन सब में के किसका ज्यादा होगा, तो आप देखिए रिंग जो है उसका के आर ही हो जाता है, क्योंकि के क्या होता है, आई बराबर एम के स्क्वायर लिखना है और आई जो आता है वो लिख दीजिए। तो रिंग का एम आर स्क्वायर आता है तो बराबर एम के स्क्वायर, तो के बराबर आर ही आ जाता है। ठीक, और उसी तरह से बाकी का देखिए, सॉलिड सिलेंडर बोल रहा है तो उसका एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो आर बाई रूट 2 हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। इस तरह से सबका कम ही होने लगेगा। हॉलो स्फीयर का 2/5 सॉलिड स्फीयर का 2/5 हो जाएगा, तो हॉलो का 2/3 हो जाएगा। ठीक, 2/5 हो जाता है और 2/3 हो जाता है, और ये रूट में आने लगेगा मामला। ठीक, क्या कहेंगे आप, तो 2/3 जब भी दिक्कत हो तो आप कहेंगे 2/3 एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर। ठीक, एम से एम काट देंगे, के बराबर आर रूट 2/3। तो आप देख लीजिए सब 1 से कम आएगा तो सबसे बड़ा कौन होगा, आर ही होगा, इसके पास ही सबसे ज्यादा रोटेशनल एनर्जी होगा। 3 इक्वल मासेस 3 kg ईच है, फिक्स्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला दे। कुछ नहीं, ट्रायंगल के क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा वो बाकी था, मैं आगे बढ़ गया। द एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ डिपेंड्स ऑन, एस्केप क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी एम एम, जो पोटेंशियल एनर्जी था इसको बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया जाता है, तब ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर भाग जाता है, इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कितना आता है, तो 2 कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर अंडर रूट। ठीक है, तो ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो चेंज होगा नहीं, मास ऑफ द अर्थ क्यों चेंज होगा। आर में अगर कुछ इधर उधर कहे, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मास ऑफ द बॉडी ना उससे तो इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन उससे कोई मतलब नहीं है, आपने इतना एनर्जी देना है तो ये फील्ड से बाहर जाना है, आप चाहे जैसे दीजिए ये अर्थ से बहुत दूर चला जाएगा, इसकी फील्ड से बाहर चला जाएगा। हाइट ऑफ लोकेशन फ्रॉम वेयर द बॉडी इज लॉन्च्ड, यस, अगर आप पहले ही ऊपर सैटेलाइट पे लेके चले गए हैं और वहां से बॉडी को एस्केप करा रहे हैं यूनिवर्स में, बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर अर्थ के भेज रहे हैं, तो आर प्लस एच आ जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। थ्री इक्वल मासेस कह रहा है कि कुछ नहीं, यहां पे एम दे दीजिए, एम दे दीजिए, एम दे दीजिए, और ट्रायंगल पे रखा हुआ है इक्विलेटरल के, और बीच में फिर कुछ दूसरा ले आया, अरे कुछ भी एम लाया एम डैश, उससे कोई मतलब नहीं होगा, नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देगा मिलके। A body weighs 90 Newton on the surface of the earth. Gravitational force on it due to earth at a height equal to half the radius of earth is. देखिए जैसे आप अर्थ के बाहर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू घटेगा, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी जी का वैल्यू घटेगा। ठीक है, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिस्टेंस के साथ रिश्ता देखते हैं तो सेंटर पे 0, मैक्सिमम जो होता है वो सरफेस पे और बाहर में फिर गिरता है। तो अगर छोटे हाइट तक बाहर जाया गया
चाहे छोटे हाइट तक अंदर ले जाया गया, तो जो जी डैश नया वाला जी होगा वो 1 माइनस एच बाई आर हो जाएगा अगर अंदर ले जा रहे हैं धरती के तो, ठीक है, इनसाइड अर्थ। और अगर बाहर ले जा रहे हैं तो 1 माइनस एच बाई 2 आर हो जाएगा, ठीक। ये थोड़ा तेजी से गिरेगा, तो ये हाइट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इन दोनों जगह क्या इंपॉर्टेंट है, तो इन जो दोनों जगह इंपॉर्टेंट है कि h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन से लाया हुआ फॉर्मूला है। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको दे दे कि इतना हाइट है जो रेडियस के कॉम्पेरेबल है, देखिए तो यहाँ रेडियस का आधा दे रहा है, तब आप ऐसे नहीं यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन 90 न्यूटन दे रहा है, चलिए यहीं पे जगह है, मैं देखता हूं, बना देता हूं। सरफेस ऑफ द अर्थ पे 90 न्यूटन दे रहा है, तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जी एम एम बाई आर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है नया फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, नया फोर्स पूछ रहा है और कहाँ लेके चला जा रहा है, तो r प्लस आर बाई 2 लेके जा रहा है। मैं सीधा इसको 3r बाई 2 लिख रहा हूं, r प्लस आर बाई 2 करेंगे तो 3r बाई 2 आएगा, ठीक। एक में आधा r जोड़ेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक। इसका स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जी एम आर स्क्वायर सब कट जाएगा, 90 बाई एफ। हाँ, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 9/4 स्क्वायर है, 9/4। तो इसलिए आप कहेंगे F बराबर 90 इंटू 4/9, कितना आ रहा है देख लीजिए, 40 न्यूटन आंसर। इस क्वेश्चन का क्लिक वाली बात ये थी कि आप कब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नहीं हो कि आधा रेडियस के बराबर हो, 1/4 हो, ऐसा कुछ हो, ठीक, 1000 किलोमीटर हो और आप उसमें ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ऐसे नहीं हो कि ये 2, 4, 5 किलोमीटर हाइट दिया हो तो लगाइए फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक भी लगा दीजिए, चलेगा। एस्केप स्पीड प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, ठीक है। अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी है वो तो फिक्स रहेगा, वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है, ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ 3 टाइम्स ऑफ एस्केप स्पीड, ठीक है। और बाद में अर्थ के फील्ड से बाहर जाने के बाद उसका स्पीड कितना होगा ये पूछ रहा है। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी ये उसको कहते हैं जितना से आप अगर बॉडी को वेलोसिटी दे देंगे, जितना मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी उसके हिसाब से दे देंगे, हाफ mv स्क्वायर, तो वो फील्ड के बाहर निकल जाएगा। यहाँ उसके 3 गुना वेलोसिटी ले लिया, तो 3 गुना वेलोसिटी ले लिया तो क्या होगा, बाहर निकलने के बाद भी उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगा। नॉर्मल केसेस में क्या होगा, जब एस्केप वेलोसिटी आप दे देते हैं तो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, आसमान में चला जाएगा, लेकिन वहां पहुंच के रेस्ट में हो जाएगा वो, क्योंकि उसका सारा एनर्जी कहाँ यूज हो गया, तो धरती के फील्ड से बाहर निकलने में। वहां पर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट में फंसाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं हम पहले से और एक्स्ट्रा एनर्जी दे दिए, तो देख लीजिए कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दिए, क्या हुआ, तो देखिए पहले जो दिए वो हाफ mv स्क्वायर एस्केप वेलोसिटी बराबर gmm/r, पोटेंशियल एनर्जी बराबर करिए, ठीक है। बाद में ये कह रहा है कि नहीं हमने दे दिया इसके 3 गुना, ठीक है। तो देखिएगा 9 टाइम्स पहले ही हो गया एनर्जी, इतना जो दिए, ठीक। ये एनर्जी कहाँ गया, तो आप कहेंगे कि ये जो गायब होना था पोटेंशियल को ये बैलेंस किया, वो तो किया ही, बाकी बचा हुआ रह गया उसके पास, जिससे कि वो स्पेस में चल रहा होगा, तो वहां का हाफ mv डैश स्क्वायर कर देते हैं v प्राइम स्क्वायर,
ठीक है, बन गया क्वेश्चन। छोटा एम छोटा एम छोटा एम काट दीजिए सब जगह। ठीक, जी एम बाई आर की जगह ये उठा के रख दीजिए। ये देखिए 9/2 वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर की जगह क्या बच रहा है, वी स्क्वायर बाई 2 बच रहा है, प्लस उधर वी डैश का स्क्वायर बाई 2। वी डैश ये हमें निकालना है, नीचे में 2 2 2 सब जगह आ रहा है, काटिए उसको। ठीक है, और वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज 8 वी स्क्वायर, इसलिए वी डैश इज इक्वल टू रूट अंडर 8 वी। रूट अंडर 8 को 2 √2 लिख लीजिए इंटू वी। वी पहले वाला कितना है जो मशहूर है अर्थ के लिए, वो है 11.2। तो 2 √2 को मल्टीप्लाई कीजिए 11.2 से, ये लगभग आ जाएगा 14 28 1.4 इंटू 2 28 2.8 30 के आसपास में आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, for a satellite moving in a circular orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to the magnitude of potential energy is। देखिए अभी जो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है नेचर में, साइंस को समझने के लिए, और फिजिक्स में आप यूज करेंगे कई जगह इसको। जो बाउंडेड सिस्टम है, जो ऑर्बिट टाइप का बाउंडेड सिस्टम इन नेचर है, जहां पे भी चाहे वो एटम के अंदर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है अपने न्यूक्लियस के साथ, चाहे सन के साथ प्लैनेट बंधा हुआ है ऑर्बिट में, चाहे प्लैनेट के चारों तरफ सैटेलाइट बंधा हुआ है ऑर्बिट में। फॉर एग्जांपल जो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ है मून, वो ऑर्बिट में बंधा हुआ है। ये सब मैं कह रहा हूं बाउंडेड सिस्टम इन नेचर, जनरल टाइप ऑफ बाउंडेड सिस्टम इन नेचर में हर जगह ध्यान रखिएगा ये बात लागू होगा। टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा होगा, आधा होगा। ठीक, ये बहुत काम का रिलेशन है जो कभी भी इसमें किसी तरह से घुमा के पूछे आप निकल जाएंगे। अब वो बाउंडेड सिस्टम है, बाउंडेड सिस्टम है तो बाउंडेड सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कभी निगेटिव होता ही नहीं, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर है। भी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, आप उसको प्लस ले माइनस ले स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो इसलिए ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। ठीक, अब टोटल को निगेटिव करना है और ये है पॉजिटिव, जबकि इन दोनों को जोड़ के होता है टोटल, इसलिए इनको होना ही होगा क्या, निगेटिव। तो केवल काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा ऐसे बाउंडेड सिस्टम में, बाकी दोनों निगेटिव होगा। बाकी जो पूछ रहा है वो बना दीजिए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ये पूछ रहा था किसका, काइनेटिक और पोटेंशियल का। काइनेटिक और पोटेंशियल का रेशियो पूछ रहा है, तो ले आइए पोटेंशियल को इधर, काइनेटिक के नीचे 1/2 आंसर। बल्क मॉडुलस इज रेलेवेंट फॉर, हाँ देखिए बल्क जिसमें कि वॉल्यूम का मामला आता है चेंज का, तो ये रेलेवेंट हो जाता है सभी के लिए, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस सभी के लिए रेलेवेंट हो जाता है। सबके के प्रेशर सहने की एक क्षमता है, उसको देखना है, समझना है, और उसका इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस है। इसलिए बल्क मॉडुलस वॉल्यूम चेंज सभी के लिए होगा, सभी के लिए होगा, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए होगा। तो सॉलिड तो ये हो ही गया, और लिक्विड और गैस दोनों को मिला के क्या कह देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा जो शियर मॉडुलस है वो केवल सॉलिड पे लागू होगा, क्योंकि वो आड़ा तिरछा वाला है, और ये कॉन्सेप्ट कभी भी आएगा ये फ्लूइड के लिए नहीं आएगा, ये सॉलिड के लिए आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड, हाइड्रोलिक प्रेशर में, ठीक है, एक पिस्टन से अगर आप दबाते हैं लिक्विड को तो इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हाइड्रोलिक प्रेशर में हमारे लिए वॉल्यूम स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है कि दब के कहां तक वो पहुंचेगा।
एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब दिया हुआ है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फॉर्मली फिक्स टू वर्टिकल वॉल, ठीक है, वर्टिकल वॉल है, ठीक, यहां से एक क्यूब चिपकाया हुआ है। मास ऑफ 100 kg अटैच टू द अपोजिट फेस ऑफ द क्यूब, यहाँ पे 100 kg का मास लटका दिया गया, मतलब 100 इंटू जी न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, वो पता चल गया। द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फेस इज, ये शियर स्ट्रेन की बात कर रहा है, शियर स्ट्रेन की बात कर रहा है, और शियर स्ट्रेन का वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो शियर स्ट्रेन F बाई ए डेल्टा L बाई L, ठीक है, साइड का वैल्यू दे रहा है। ये डेल्टा L कितना आएगा यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। फोर्स कितना होगा तो mg मैंने लिख दिया। एरिया दे रहा है वो, मतलब साइड दे रहा है, तो क्या एक फेस का एरिया आप नहीं निकालेंगे, निकाल लेंगे, और एक साइड ही होगा वही L होगा, वैल्यू डाल दीजिएगा, डेल्टा L का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बार है 15 kg का, एक कॉपर है और एक आयरन है, बाकी दोज एट ईच इंडर कॉपर। देखिए इसको लटकाया गया है 3 वायर से, ये कॉपर है दोनों तरफ और बीच में आयरन है, ठीक है, 15 kg का वायर है, सही है। टेंशन इज नॉट इज सेम, ठीक है। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स इज नियरली, 1 मिनट, जो टेंशन सेम होगा, एक्सटेंशन भी सेम होगा, क्योंकि सब एक साथ सिमेट्रिकली है, तो आप लिखिए तो यंग्स मॉड्यूलस F बाई ए बाई डेल्टा L बाई L, ठीक है। डेल्टा L और L सब सेम होगा, फोर्स तीनों में इक्वल होगा, तो ये तो सारा चीज इक्वल होगा, तो इसलिए यंग्स मॉड्यूलस से मामला आ जाएगा एरिया का, ये मतलब 1 बाई रेडियस स्क्वायर मतलब डायमीटर स्क्वायर, तो यंग्स मॉड्यूलस चाहिए होगा हमको, और डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एक बार आयरन का ले लेंगे, ठीक है, y1 बाई d1 स्क्वायर, उधर उधर जाके, और इधर में y2 और उधर में d2 का स्क्वायर। यंग्स मॉड्यूलस दोनों का जरूरत पड़ेगा, जो कि दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल ही उचित नहीं है, उसके बिना नहीं निकलेगा। और हम यंग्स मॉड्यूलस याद रखे आयरन और कॉपर का, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन में रहना चाहिए था। The density of water at a depth where pressure 80 एटमॉस्फेयर डेंसिटी एट द सरफेस इज। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि वाटर को का बल्क मॉड्यूलस इतना हाई होता है कि उसको आप दबा के, बल्क मॉड्यूलस देख रहे थे -9 वाला मामला है, कि उसको आप दबा के बहुत फर्क डाल पाएंगे उसके वॉल्यूम पे, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जब वॉल्यूम पे फर्क नहीं डाल पाएंगे तो डेंसिटी पे भी ज्यादा फर्क नहीं डाल पाएंगे, ठीक। तो लगभग जो डेंसिटी पहले का दिया हुआ है लगभग उसी के आसपास होगा, उसी के आसपास होगा। तो ये तो ऐसे ही गया, ये थोड़ा आसपास दे दिया है, इसलिए देखा जाए, हालांकि तब भी अगर जल्दी होगा तो पहला ही मारा जाएगा, जो कि आंसर भी दिख रहा है। एनीवेज आप कहेंगे बल्क मॉड्यूलस सिंपल तरीके से डेल्टा P बाई V, डेल्टा V बाई V, डेल्टा P 80 माइनस 1 79 होगा, उसको आप 80 ही फिलहाल लिख के चलिए, क्योंकि जनरल निकालना है लगभग, ठीक। 80 और 79 में ज्यादा फर्क नहीं है। आइए यहाँ पे डेल्टा V बाई V का वही रेशियो आएगा जो डेल्टा रो बाई रो होगा, डेल्टा रो बाई रो होगा। तो इस तरह से आप 80 रो बाई डेल्टा रो और डेल्टा रो चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी बराबर 80 रो बाई बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आएगा देखिए 80 होता है, वाटर का 1000 के आसपास होता है जो दे भी रहा है वो, ठीक है, या 1 वो जो है वो दे दीजिएगा। बल्क मॉड्यूलस दे रखा है 2.2,
इंटू 10⁹, ये जो आएगा तब आप कहेंगे कि वहां का जो फाइनल डेंसिटी होगा वो रो फाइनल जो नीचे में होगा वो रो नॉट जो ऊपर में था वो अब प्लस डेल्टा रो, ऊपर वाला दे रहा है 1.03, ठीक है, और प्लस डेल्टा रो कुछ आएगा, देख लीजिए। हाँ, 80 एटमॉस्फेयर को आप चेंज करेंगे, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एटमॉस्फेयर सीधे यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ऐसा यूनिट में बदलना है। तो ऐसा यूनिट में एक एटमॉस्फेयर लगभग 10⁵ होता है, वो यहाँ पे लिखिए, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। और 5 3 8 ये बच गया, तो 8/2.2 ये लगभग 2.5 के आसपास आ रहा होगा, 54 ऐसे कुछ, ठीक है। तो इतना डेल्टा रो आ रहा है, तो आप लिखेंगे डेल्टा रो को 2.4 है ना, तो 2.4 को 10⁻³ पावर हम लेना चाह रहे हैं, तो 1 घस का 2 घस का 3 घस का 0.0024 इंटू 10⁻³ लिख लेंगे, तभी ना जोड़ पाएंगे, तब ना 10⁻³ बाहर लेंगे। 1.03 प्लस 0.0024 बराबर हो जाएगा 1.0324 इंटू 10⁻³। तो देख रहे हैं ना, उसी के आसपास रहा, जो 1.034 दे रहा है ऑप्शन में। Question number 17, which of the following statements are correct? Temperature is a measure of hotness of a body. इसमें कौन सी बड़ी बात है? When water boils, its temperature does not change. हाँ, कोई भी जब स्टेट चेंज हो रहा है तो उस समय सारा हीट जो सप्लाई किया जा रहा होता है वो उस बॉडी के इंटरनल एनर्जी में चला जाता है। आइस अगर वाटर बन रहा है तो आपने हीट सप्लाई किया है, वो कहाँ चला गया? आइस के इंटरनल एनर्जी में चला गया, वाटर के इंटरनल एनर्जी में चला गया। उसी तरह से वेपर बनते समय तो उस समय टेम्परेचर से नहीं होगा, सारा का सारा हीट उधर भाग जाएगा। When water boils at room temperature, रूम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल कर रहा है, ठीक है। आप एक बर्तन में इमेजिन कर लीजिए। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे वाटर कैसे बॉयल करेगा? वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है, रूम टेम्परेचर पे कैसे बॉयल करेगा? तो बताइए कैसे बॉयल करेगा? तो देखिए, ये जो बॉइलिंग होता है ना, वो ऐसे होता है कि जब उसका प्रेशर, उसका जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे, मैं फिर से बोल रहा हूं, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग शुरू हो जाता है, बॉइलिंग शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दे, हटा दे, तो वाटर जल्दी बॉयल करने लगेगा। हाँ, जल्दी बॉयल करने लगेगा। तो ये संभव है, बिल्कुल संभव है कि रूम टेम्परेचर पे ही पानी बॉयल करने लगे। कब? जब ऊपर का प्रेशर जो एटमॉस्फेयर दे रहा है, जो वायुमंडल का दबाव है, वही कम हो जाए, ठीक, तो वो रूम टेम्परेचर पे बॉयल करने लगेगा। तो रूम टेम्परेचर पे जब बॉयल कर रहा होगा, बॉयल एट रूम टेम्परेचर, हीट इज फ्लोइंग, नहीं, जब रूम टेम्परेचर के बराबर ही उसका टेम्परेचर है तो वो रूम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हीट का लेना देना नहीं करेगा, बॉयल करेगा, बॉयल हो रहा है, आपको दिखेगा प्रॉपर बॉयल होता हुआ, लेकिन न वो गर्म होगा ना ठंडा होगा, जितना पे है उतने पे पड़ा रहेगा। रूम का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसका भी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। एक बात यहीं पर, एक बात और क्लियर करते चले कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाए। कहां पे 0 होगा? जहां पे वायुमंडल है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, चांद पे वायुमंडल है ही नहीं, तो वहां पे एटमॉस्फेयर का कोई प्रेशर ही नहीं है। तो वहां पे अगर आप ले गए एक कटोरा पानी और उसका ढक्कन हटा दिए, तो क्या होगा पानी के साथ?
पानी तुरंत बॉयल करने लगेगा, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टेम्परेचर कितना है, कितना ठंडा है, कितना गर्म है। वो जिस टेम्परेचर पे होगा उसी पे बॉयलिंग शुरू कर देगा, क्योंकि बाहर से कोई वायुमंडल, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है जो उसको दबा के रखे, पानी बना के रखे। ठीक, तो एट एनी टेम्परेचर वाटर बॉयल करने लगेगा। सीधे आप ढक्कन खोलेंगे वो बॉयल करने लगेगा, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, इन ऑर्डर दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम वन पार्ट, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा तो हीट फ्लो करेगा। आगे बढ़ते हैं, वो भी बच्चों वाला क्वेश्चन है कि 100 कैलोरी को जूल में बदलिए तो 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 20 वाला तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कितना पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है, -40 पे। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मामीटर, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए थर्मामीटर जितने भी बनाए जाते हैं वो दो चीज़ों को पकड़ के चलते हैं, वाटर के दो पॉइंट को। एक जो होता है आइस पॉइंट जो कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो एक मेल्टिंग पॉइंट है, एक बॉइलिंग पॉइंट है। मेल्टिंग को आप फ्रीजिंग पॉइंट कहिए, आइस पॉइंट कहिए, व्हाटएवर, ठीक है। एक बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों को पकड़ के चला जाता है। तो एक लोअर एंड इस पे फिक्स कर दिया जाता है और अपर एंड बॉइलिंग पे फिक्स कर दिया जाता है, और उस पे आधारित अब आपके बॉडी का टेम्परेचर नापना होगा तो नाप के बताएगा, किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना होगा तो नाप के बताएगा। तो इसीलिए जो है ये जो टेम्परेचर T है माइनस T0 जो है वो लेंगे डिवाइडेड बाई T100 माइनस T0। यहाँ पे T0 कह सकते हैं अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाला ही बात कर रहे हैं तो, ठीक। और उसी तरह से यहाँ किसी चीज में लेंथ में चेंज हो रहा है तो लेंथ लिखेंगे, रेसिस्टेंस में चेंज हो रहा है तो रेसिस्टेंस लिखेंगे, प्रेशर में चेंज हो रहा है तो प्रेशर लिखेंगे। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ में चेंज हो रहा है तो L माइनस L0 बाई L100 माइनस L0। इस तरह से थर्मामीटर बनाया जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि द मर्करी लेवल राइजेस टू इतना डिस्टेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन केल्विन, केल्विन दे दिया तो केल्विन दे दिया तो हमको पता चल गया आइस पॉइंट क्या होगा टेम्परेचर का। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, टी जो निकालना है वो ऊपर में रहने देंगे, -273 डिवाइडेड बाई कितने पे वो बॉयल करता है तो 373, माइनस तो वही रहेगा 273 है 72 का 73 इज इक्वल टू, अब कह रहा है कि जो लेंथ बेस का लिए थे और अपर साइड का लिए थे, इस लेंथ का 2/5 मरकरी चढ़ चुका है। तो लोअर को हम 0 ले लेते हैं, वो 0 पे था, हम जो भी स्केल ले रहे हैं ठीक है वो 0 पे था, और 100 वाला तक L है। पूरे रास्ते की लंबाई कितनी है मरकरी की, L है, ठीक। तो हम आसानी के लिए उसको 0 ही ले लेंगे नीचे। तो देखिए इधर 0 हो गया, इधर L, कितना L है तो कह रहा है 2/5L है। हाँ नीचे में टोटल L कितना पे जाता है तो 100 पे, उसी का तो नाम L रखे हम लोग, -0। इस तरह से सेट करना सीखिएगा, किसी भी थर्मामीटर पे क्वेश्चन पूछेगा आप तुरंत बना देंगे। आइए T-273 डिवाइडेड बाई 100, उधर देखिए ये तो गया 0 L से L भी कट गया 2/5, इसलिए T बराबर हो गया, ये गया 200 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 273, कितना हो गया 40 में जोड़ दीजिए 273 आ जाएगा 313 केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन कब फॉलो होता है, जब लिख ही दिया आइडियल, जब आइडियल लिख ही दिया ठीक है, तो वो किसी भी प्रेशर पे, किसी भी वॉल्यूम पे, किसी भी टेम्परेचर पे सब पे फॉलो होगा, सब पे फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस है तो वो सब पे फॉलो करेगा। हाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि रियल गैस जो है वो कब आइडियल की तरफ बढ़ता है, आइडियल की तरफ बिहेव करने लगता है,
ठीक। तो आप रियल गैस में प्रॉब्लम क्या होता है उसको दूर कर दीजिए, तो वो आइडियल की तरफ बढ़ जाएगा। तो रियल गैस में प्रॉब्लम ये होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में बात करते हैं, मतलब फोर्स लगाते हैं, तो आप उसको बंद कर दीजिए, कोई अट्रैक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो आइडियल की तरफ बिहेव करने लगेगा गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब उनका टेम्परेचर इतना हाई कर दीजिए कि वो इतना हाई काइनेटिक एनर्जी में हो कि आपस में अट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब टेम्परेचर हाई कर दीजिए, ठीक। दूसरा ये कि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का कुछ वॉल्यूम होता है, तो एक काम कीजिए, प्रेशर कम कर दीजिए, तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। उस दूरी के सामने इस मॉलिक्यूल के साइज का कोई औकात नहीं होगा, कोई उसका वैल्यू नहीं होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैसेस है वो आइडियल की तरह बिहेव करने लगेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेना भूल गया। क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल ही दूसरे क्वेश्चन पे उसको बना रहा था। ये देख लीजिएगा, मेरे हाथ में क्वेश्चन था, मैंने यहां पे क्लिक नहीं किया, ठीक है। तो आइडियल ही लिख दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। द इक्वेशन ऑफ ए स्टेट फॉर 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T इज गिवन बाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, PV बराबर nRT, n का वैल्यू निकालना था, जितना दिया है डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट 15/32। अगर कोई सॉलिड फ्लोट कर रहा है और आप गर्म करते हैं तो आमतौर पे क्या होने का चांस है पूछ रहा है। तो आमतौर पे आप गर्म करेंगे तो ज्यादातर जो लिक्विड्स है वो फैलता है, फैलेगा तो हल्का हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जो फ्लोट कर रहा था वो और नीचे डूबने लगेगा। Which of one of the following substances has highest specific heat capacity? ये तो मशहूर है, इन सब में जो अक्सर जो नाम दिया रहा है उसमें वाटर ही होगा, पूछेगा भी आपसे वाटर ही। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया? 25 देखा हम लोगों ने, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, रुकते हैं अभी, थैंक यू।